जी, सबसे पहले 2013 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में मैंने दाखिला लिया 2011 में। जी। फिर उसके बाद जो हमारे डिग्री कॉलेज के जो माहौल थे लड़कियों के प्रति। अच्छा, छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव तक का जो सफर रहा, रमा, वो कैसा रहा? कितना संघर्षपूर्ण रहा और कितना आसान रहता है इस लेवल के पद को पाना पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के हित पे काम किया है, ठीक है। चाहे नेताजी को भी देखिए, हमेशा महिलाओं के पक्ष में उन्होंने। नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे और आज उनके सुपुत्र अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनकी जो विरासत है उसको संभालने का काम कर रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह रहते रहते उन्होंने 2012 में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो रमा, ये जानना चाह रहे हैं कि नेताजी की क्या बात अच्छी लगती थी, अखिलेश जी की क्या बात अच्छी लगती थी, और क्या बात आज अखिलेश जी की नेताजी वाली नहीं दिखती है? देखिए, ऐसा है कि देख लीजिए, बिहार वाले चुनाव में 10,000 आदिवासी महिलाओं को पैसे देकर उनके घर को गिरा देना हमारी सरकार में तो नहीं थे ना ऐसा। और बीजेपी जस्ट उल्टा कर रही है, पैसा फेंको और तुरंत इनका घर गिरवाओ, ठीक है। तो बीजेपी ये लगता है आपको कि जनता कितना विरोध की है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को गुमराह कर। तो बंगाल की जनता क्यों नहीं जागरूक हुई? देखिए, बंगाल सरकार नहीं थी भाजपा की, इसलिए देखिए वो बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता 27 में समझ चुकी है कि किस तरीके से बीजेपी को लाठी लेकर दौड़ाकर भगाना है। अच्छा, अब की बार योगी जी को नमस्कार, मैं विक्रम और आप अपने पॉडकास्ट के दिलचस्प एपिसोड में आज आप सभी के बीच फिर से हाजिर हैं। लगातार हम जनहित, समाज हित और कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों को उठाते आए हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस से जुड़ी समस्याओं को भी लगातार दिखाने का काम करते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान होंगी समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री एवं राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा रमा यादव, जो लगातार कहीं ना कहीं राजनीति में युवाओं के लिए उदाहरण बन रही है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बलिया फेफना विधानसभा की रहने वाली हैं। आइए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे एक लड़की और एक महिला जब राजनीति का सफर तय करते हैं तो आखिर कितनी मुश्किलें आती हैं, क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, किन किन तरह के मुकदमे होते हैं और किन किन तरह के प्रदर्शन करके महिलाओं को कहीं ना कहीं अपना सफर तय करना पड़ता है। उसके बाद कहीं ना कहीं एमपी एमएलए बनने का जो दौर है वो शुरू होता है। लेकिन शुरुआती संघर्ष कितना मुश्किल है, कितना आसान है, रमा यादव से ही जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज, जो आज कहीं ना कहीं प्रयागराज है, वहाँ की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ी है और कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के पद पर रही है। आइए अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, अपने खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं। रमा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और रमा यादव कौन है? जी, सबसे पहले 2013 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में मैंने दाखिला लिया 2011 में। जी। फिर उसके बाद जो हमारे डिग्री कॉलेज के जो माहौल थे लड़कियों के प्रति, बहुत दयनीय स्थिति थी। तो उस समय क्या मेरे मन में आया, उस समय मतलब जो दयनीय स्थिति थी लड़कियों के साथ जो होते थे, कहीं ना कहीं हम भी भुक्तभोगी थे। तो मैंने ये सोचा कि एक महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए कोई तो होना चाहिए जो क्या स्थिति थी, क्या दिक्कतें थी? देखिए, जैसे आए दिन सीएमपी डिग्री कॉलेज में कौन नहीं जानता, इलाहाबाद में किसी से भी अगर आप पता करेंगे तो उस समय वो स्थिति था। सीएमपी डिग्री कॉलेज में बहुत छेड़खानियां होती थी और बम बम सब फेंकते थे वहां पर, तो लड़कियां सहम जाती थी, ठीक है। खास तौर पे हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो बच्चे जाते थे, बच्चियां जाती थी पढ़ने के लिए, तो उनके अंदर एक तो भय था। तो मैंने निर्णय लिया कि लड़कियों के पक्ष में आवाज उठाने के लिए एक महिला नेतृत्व तो होना चाहिए जो महिलाओं के पक्ष में आकर उनकी आवाज उठा सके। तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि जब तक आपके पास पद रहेगा तभी आप आवाज उठा पाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको करना चाहती हूँ, हमारे जो सीएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य थे केसी श्रीवास्तव सर जी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया।
उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं रमा ठीक है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। लेकिन देखिए वो इतना वहाँ पर दबंगई वाली जो स्थिति होती थी ना कि हर लड़कियां डरती थी चुनाव लड़ने के लिए। तो मैंने फिर भी इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो ये नहीं डर लगा रमा कि यार मतलब उस समय में गोलियां चलती थी, नॉमिनेशन भरने जाते थे तो प्रत्याशी मार दिए जाते थे? जी डर बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि हमारे जो पीछे थे हमारे सहयोगी थे, स्टूडेंट थे, महिलाएं थी, लड़कियां थी। और हमारे सबसे अच्छी बात थी कि हमारे पीछे हमारे साथ देने वाले हमारे टीचर्स थे, हमारे शिक्षक थे जी। और उन लोगों का भी मतलब ये था कि ठीक है, अगर लड़की चुनाव लड़ना चाह रही है तो इसको सपोर्ट किया जाए। तो टीचरों का आशीर्वाद रहा, मैं चुनाव भी लड़ी और लड़कियों ने मुझे सपोर्ट भी किया। और मैं समाजवादी छात्र सभा से मैं चुनाव लड़ी और उसके बाद से कुछ जी। नंबरों से हमारी चूक हो गई और उसके तब से मेरे मन में बड़ा अच्छा लगा और मुझे कहीं ना कहीं बुलाने के लिए मतलब वो इनवाइट आते थे। तो मैं लड़कियों के हमेशा छात्राओं के मुद्दों को लेकर मैं आवाज़ उठाती थी। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, कुछ नाम भी ज़्यादा हो गए, चर्चे हो गए हमारे। तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं लड़कियों की भाई नेतृत्व तो करना चाहिए। तो तब से हमारे अंदर ये आ गया कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है। किस सन की बात है? 2013। 2013। अच्छा, छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव तक का जो सफर रहा रमा, वो कैसा रहा? कितना संघर्षपूर्ण रहा और कितना आसान रहता है इस लेवल के पद को पाना पार्टी में? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के हित पे काम किया है, ठीक है। चाहे नेताजी को भी देखिए, हमेशा महिलाओं के पक्ष में उन्होंने मतलब वो काम किया है और पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान दी भी है और देती आ रही है, आगे भी देगी समाजवादी पार्टी। तो मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की लड़की नहीं हूँ, मैं भी एक आम परिवार की, गरीब परिवार की लड़की हूँ। और हमारे पिताजी एक बहुत ही ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, दारोगा पद पर हैं। तो मैं उस परिवार से हूँ, समझिए एक लड़की के लिए कितना मतलब कठिन होता है राजनीति। अच्छा रमा, वैसे बेसिकली कहाँ की रहने वाली है? मैं बलिया जनपद की रहने वाली हूँ, 360 फेफना विधानसभा। अच्छा, तो बलिया से लखनऊ पे कैसे आके राजनीति करती हो, कैसे सियासत करती हो? माँ बाप क्या कहते हैं कि यार घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपना ये इलाका छोड़ के तुम लखनऊ जा रही हो, कितना सुरक्षित लगता है और मतलब क्या बोलते हैं घर वाले? देखिए घर वाले कोई भी घर वाले नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी राजनीति में हो, और आज के राजनीति का जो दुर्दशा आप देख ही रहे हैं उस हिसाब से। और मैं तो ऐसे जनपद से आती हूँ कि वहाँ लड़कियों को बाहर भेजने में 100 बार सोचा जाता है, लेकिन ये हमारा नेता का मतलब आशीर्वाद रहा कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और हमारे नेता हमेशा हम लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर और हर चीज़ को मतलब हमारे आज जो भी है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और आदरणीय डिम्पल यादव जी का देन है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अच्छा भी लगता है कि उनके लिए काम करना। अच्छा रमा, समाजवादी पार्टी में जुड़ने की क्या ये वजह रही कि आप यादव रही हैं या कोई दूसरी वजह रही है जिससे आप कहीं ना कहीं प्रेरित हुई हैं? नहीं ऐसा नहीं है। और देखिए समाजवादी विचारधारा जो है बताती है जनता की सेवा करना, हक की लड़ाई लड़ना। तो मुझे समाजवादी विचारधारा हमेशा से अच्छा लगा, इस वजह से मुझे सबसे पहले मैं अगर हमारे राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ तो समाजवादी पार्टी से ही हुआ है। बिल्कुल। देखिए, कहा जाता था समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे और आज उनके सुपुत्र अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनकी जो विरासत है उसको संभालने का काम कर रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह रहते रहते उन्होंने 2012 में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो रमा ये जानना चाह रहे हैं कि नेताजी की क्या बात अच्छी लगती थी, अखिलेश जी की क्या बात अच्छी लगती थी और क्या बात आज अखिलेश जी की नेताजी वाली नहीं दिखती है? देखिए ऐसा है कि नेताजी के जो समय था उस समय हम लोग ज़्यादा जुड़े नहीं, नेताजी के समय अखिलेश यादव जी के दौर में हम जुड़े हैं पार्टी से। तो उस समय क्या था कि नेताजी जब हम जेल से निकले, मैं जेल में थी 2018 में, मैंने काले झंडे दिखाए, कुछ मुद्दे थे जो समाज हित किसको में दिखाया रमा, किसको मैं बता रही हूँ आपको। कुछ मुद्दे ऐसे थे कि जैसे योगी जी सॉरी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है। तो उस मुद्दे को लेकर हम अमित शाह को मतलब कुछ ज्ञापन देना चाह रहे थे
और तमाम था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छेड़खानी आए दिन होते थे और बहुत जो इशू थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर, जी मैंने ज्ञापन देने के लिए कोशिश किया कि कम से कम हम अपनी बात को, भाई चुने हैं तो हमारा फर्ज है कि मैं अपने नेता को कहूँ या अपना ज्ञापन दूँ, अपने दिल की बात कहूँ। तो जब मैं ज्ञापन लेकर गई इलाहाबाद की धरती पे, वो उनका आगमन था 2018 में, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, उनकी सिक्योरिटी मतलब वहाँ तक पहुँचने नहीं दी। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं एक तरीका तो है कि जो हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सके। तो मेरा एक ही था, मेरे माइंड में आया कि नहीं, मुझे काफिला रोकना है इनको किसी तरीके से। तो मैंने 2018 में इलाहाबाद के जगह पर मैंने एक काफिला रोका, काला झंडा लिया, ठीक है। काले झंडे से लोकतांत्रिक तरीके से मैंने विरोध किया, ठीक है। तो अब उस समय क्या था, उनकी जो सिक्योरिटी थी, मतलब एक कहते हैं ना कि बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो उस समय पता चला कि इनके नारे में कितनी सच्चाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, किस तरीके से जलील किया गया वहां पर मुझे। तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत बुरी तरीके से पीटती है, वीडियो भी देखेंगे, वो वीडियो भी यूट्यूब पे है, मिल जाएगा। बुरी तरीके से पीटा जाता है हमें। उसके बाद सिक्योरिटी ने पीटा, उनकी सिक्योरिटी ने पीटा। उसके बाद मुझे आधी रात में पूरे इलाहाबाद जंगलों में घुमाया गया। 1 बजे रात में मुझे नैनी जेल, सेंट्रल नैनी जेल में मुझे भेजा गया, समझिए। वहां पर थाने नहीं ले गए? नहीं, थाने नहीं ले गया, डायरेक्टली मुझे जेल में भेजा गया, ठीक है। वहां जेल में जाने के बाद उनकी जो पुलिसकर्मी थे वो गालियां दे रहे थे, मतलब मेरा कसूर इतना था कि मैंने विरोध किया, बीजेपी का विरोध किया, अमित शाह का विरोध किया, बस मेरा इतना कसूर था। उसके लिए उन लोगों ने मुझे गाली दिया, प्रताड़ित किया गया। तो उसके बाद से मुझे ये लगा कि यार बीजेपी मतलब सिर्फ कैमरों के अंदर, मतलब वो बाहर जो है कि समाज को दिखाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन अंदर हकीकत कुछ इनका दूसरा ही है। सिर्फ महिलाओं को जलील, ये महिला और पुरुष नहीं देखते हैं, जो सामने आया लतिया डालो। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर है, धरती और आसमान का अंतर है। महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान की बात करें, तो ये लगता है कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद से जब मैं जेल में रही, जेल के निकलने के बाद लगा कि आपको काला झंडा दिखाना मतलब ठीक था उस समय? बिल्कुल ठीक था, कोई ऑप्शन नहीं था ना मिलने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, कोई तरीका था, मैंने विरोध किया उनका। उसके बाद जेल जाने के बाद जब जेल से मैं बाहर निकली तो नेताजी का फोन आया, मुलायम सिंह, हाँ, कि समाजवादी पार्टी के इलाहाबाद के जिलाध्यक्ष जो कृष्णमूर्ति यादव जी थे, उनके नंबर पे फोन आया कि नेताजी बात करना चाहते हैं आपसे। तो फिर मुझे बात कराया गया, नेताजी से मैंने बात किया, तो नेताजी ने मुझे बुलाया। उसके बाद से फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया, फोन आया उनका, मुझे बुलाया गया। उसके बाद से फिर जब मैं नेताजी से मिली, वो मेरा पहला मतलब वो था नेताजी से मिलना। नेताजी से मिली तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सामने बैठाया और बहुत मतलब बताया, उन्होंने ये बताया, समझाया भी कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, लेकिन सम्मान उन्होंने दिया। तब मुझे लगा कि वाकई तब से समाजवादी पार्टी की ओर जुड़ाव हमारा होने लगा कि महिलाओं को जहाँ सम्मान है, वाकई हमारा नेता बहुत महान है, जो एक गरीब लड़की को, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की को इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। बिल्कुल, तो ये चीज अंतर है। देखिए 2027 में समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि हम सरकार बनाएंगे, और आपको ऐसा क्यों लगता है रमा कि जनता इस बार आपको मौका देगी, क्योंकि 2 बार से तो मौके नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, जनता आज के समय वर्तमान स्थिति में अगर मैं कहूँ तो त्रस्त है बीजेपी से, ठीक है, त्रस्त है, फिर भी वोट दे देती है? नहीं 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 नहीं, आप बात हमारी सुनिए। देखिए, मैं गांव में भी अगर प्रचार करने जाती हूँ तो मैं कई ऐसे मैं पूरी बलिया जनपद की अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्रचार किया है, आजमगढ़ में किया है, इटावा में किया है, मैनपुरी में किया है, बदायूं में किया है। मतलब आपसे बोलते होंगे कि नहीं, हाँ, परेशान? हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन रमा जब आप कॉलेज टाइम में थी या घर पे थी या सियासत में नहीं थी, तो जब कोई नेता वोट मांगने आता था तो क्या उसके मुंह पे उसकी बुराई कर देती थी? देखिए, जो हमारे अंदर पहले से वो था कि हमें जो चीजें नहीं मतलब होता तो मैं कह देती थी, लेकिन आज लगता है कि मुंह पे कोई बुराई करेगा। आज की जनता बहुत समझदार हो गई है। आज की जनता लठ लेकर बैठी है महाराज, लठ लेकर बैठी है कि बीजेपी के कोई नेता आएगा तो दौड़ा कर मारेंगे। जनता, आप कहीं भी जाइए, जिस तरीके से बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को,
उस हिसाब से जनता लाठी लेकर बैठी हुई है कि हाँ, कोई भी बीजेपी के नेता आएगा तो दौड़ा कर मारेंगे। देखिए कि पूरे देश में तो आज उन्हीं की सरकार लगती है। कई राज्य मतलब कई कुछ ही राज्य छूटे होंगे जहाँ बीजेपी की सरकार ना, तो कैसी लट लेके जनता बैठी है। अब उत्तर प्रदेश भी हाथ से जा रहा है ना इनका 27 में। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश भी इन सत्ता से दूर होने वाले हैं ये लोग। और रही बात सत्ता की बात अगर कर रहे हैं तो मैंने भी अपने क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रही हूँ, महिलाएं रोती हैं, अरे बीजेपी की सरकार में हम ये है, तेल महंगा है, सब्जी महंगी है, सब कुछ। सबसे पहली बात की शिक्षा बताइए, बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है गरीब परिवार के लोगों के लिए। हॉस्पिटल नहीं है, दूर भागो, जैसे मान लीजिए दूसरे जनपद में जाना पड़ता है। मतलब ये स्थितियां हो गई हैं। अब कैसे कह रहे हैं कि सरकार इन्हीं की है? जनता अब जागरूक हो चुकी है, 2027 में जवाब देगी। ओके, देखिए चाहे जितना कहा जाए कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है महंगाई से, अलग अलग मुद्दों से, लेकिन हर बार के चुनाव में परिणाम कुछ और ही दिखते हैं और कहीं ना कहीं जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ देखने को मिलता है। भाजपा लगातार कई बार चुनाव जीतती है रमा, और आपको क्या लगता है जनता का भरोसा भाजपा पर क्यों बना हुआ है? मतलब क्या वजह है कि जनता उन पे विश्वास करती है? देखिए जनता जी हर बार मौका देती है, ठीक है, एक बार मौका देगी, 2 बार मौका देगी, तीसरी बार जनता मौका नहीं देगी। कहा नरेंद्र मोदी जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर 5 साल बाद जनता से और समय मांग लेते हैं और जनता दे देती है। देखिए 50 तक समय मांग लिया उन्होंने। देखिए जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब जनता खुद कह रही है कि बीजेपी को भगाना है। जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, अच्छा नरेंद्र मोदी जी मतलब इतने उनके अंदर दिखावापन है कि अभी कुछ घटना घट जाए महिलाओं के साथ, मजाल है उस पर एक शब्द भी बोल दे नरेंद्र मोदी, नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर जहां देखेंगे कि यहाँ हमें वोट लेना है, यहाँ फायदा लेना है जनता से, वहां लगते हैं बड़ी बड़ी डींगे हाँकने। तो जनता समझ चुकी है, उनके डींगे हाँकने को अब जनता वोट नहीं करने वाली। अच्छा, भाजपा के 12 साल केंद्र में, भाजपा को लगभग आज 12 साल हो चुके हैं, और आप सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी कमी किसे मानती है? मतलब क्या लगता है कि हाँ ये काम ठीक कर दिया है? देखिए कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर हम बताएं तो बीजेपी सरकार में कुछ ठीक नहीं हुआ। ये हम नहीं करें, खुद जनता कह रही है कि कुछ नहीं हो। क्या मतलब आप ये बताइए, बीजेपी जनता तो कह रही इतनी सारी हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, बड़े बड़े। अंधभक्तों के अलावा कोई नहीं कह रहा है। आप जनता में जाइए ना, अंधभक्त ही कह रहे हैं, बाकी जनता तो नहीं कह रही है। हम जनता के बीच रह रहे हैं, जमीन से जो जुड़ा है वो जान रहा है कि जनता कितना रो रही है। क्षेत्र में हम जाते हैं, हमको पता है कि जनता कितना त्रस्त है बीजेपी सरकार से। तो आपको क्या लगता है रमा कि क्या अगर सच में जनता त्रस्त है तो सड़कों पे क्यों नहीं आ जाती जनता? जैसे विदेश में हमने देखा कि अगर राष्ट्रपति वहां का ठीक काम नहीं कर रहा है, या कोई भी तरह का करप्शन है, या किसी भी तरह का प्रदर्शन जता है ना, तो पूरे देश की वहां के जनता जो है सड़क पे आ जाती है। तो ऐसा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्यों नहीं होता है? अगर त्रस्त है तो फिर विरोध क्यों नहीं होता है? देखिए जनता में इतनी ताकत होती है ना कि वो सड़क पर ना आते हुए भी सबक सिखा देगी। तो अगर ताकत है तो दिखती क्यों नहीं है? विरोध क्यों नहीं दिखता है कहीं पर भी रमा? देखिए जनता जी चाह रही है कि बीजेपी को भगाना है, ठीक है, 27 में। लेकिन बीजेपी के अंदर जो एक होता है चोर है, बीजेपी जो सरकार है ना, मतलब समझिए कि चोर है। मेरे नजर में ही नहीं, मैं जनता की मैं बता रही हूँ। तो इनके अंदर है किस तरीके से जनता को गुमराह करना है, ठीक है। जैसे मतलब वोट लेने का तरीका आता है, तुरंत बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं, 5 किलो राशन देने लगते हैं, कन्या विद्या ये जो महिलाओं का जो क्या है लाडली सेवा योजना सब बांटने लगते हैं, 10,000 रुपया देने का लालच देने लगते हैं। अब इसमें है कि अब जनता इन सब चीज़ों से उब चुकी है। जनता को ये नहीं चाहिए कि हमको पैसा दो, 5 किलो राशन दो। अब जनता समझ चुकी है कि जनता को शिक्षा चाहिए। तो आपकी सरकार भी तो पैसे बांट रही थी। देखिए हमारी आपकी सरकार भी तो मुफ्त में पीएम लोहिया आवास बांटती है, और 3 महीने में वो पेंशन दे रही थी, कोई समाजवादी पेंशन दे रही थी। तो वही काम तो कर रही है आपकी पार्टी। देखिए बीजेपी की सरकार में अब बिहार वाली घटना देख लीजिए। बिहार वाले चुनाव में 10,000 आदिवासी महिलाओं को पैसे देकर उनके घर को गिरा देना, हमारी सरकार में तो नहीं थे ना ऐसा। और बीजेपी जस्ट उल्टा कर रही है, पैसा फेंको और तुरंत इनका घर गिरवाओ, ठीक है। तो बीजेपी हमें ये लगता है आपको कि इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो? नहीं,
सिर्फ सारी उपलब्धि आप ही की सरकार की रही है? नहीं, उपलब्ध बिल्कुल है उपलब्धियां। जनता, ये मैं कहा, जनता खुद गिना रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी उपलब्धियां आई है। बीजेपी की सरकार में बताइए, आप पत्रकार है, आप बताइए ना क्या उपलब्धियां हैं सरकार में, बीजेपी सरकार में क्या उपलब्धियां मिली है आपको? देखिए, किसानों 15,000 के खाते, किसानों को किसान योजना के तहत हर महीने 2,000 रुपए की किस्त देते रोज हैं, आत्महत्या कर रहा है किसान। महिलाओं को देते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दुनिया भर की पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को मिला है मुझे मुफ्त तो। उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, गैस बढ़ा दिए हैं, गैस का दाम बढ़ा दिए हैं। तो जनता विरोध नहीं कर रही है ना, जनता तो खुश है ना उस चीज में। देखिए, जनता विरोध कर रही है, 27 में पता चलेगा ना, 27 में पता चलेगा कि जनता कितना विरोध की है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को गुमराह कर। तो बंगाल की जनता क्यों नहीं जागरूक हुई? देखिए, अच्छा, वहां सरकार नहीं थी भाजपा की, इसलिए। देखिए बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता 27 में समझ चुकी है कि किस तरीके से बीजेपी को लाठी लेकर दौड़ाकर भगाना है। अच्छा, अब की बार योगी जी को मठ तक पहुंचाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। हाँ, मोदी जी तो कह रहे थे अखिलेश उनके दोस्त हैं, इसीलिए। देखिए, मित्रता किसी से भी हो सकती है ना, देखिए। नहीं, अंदर की बात हम सुनते हैं सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाओं में कि योगी जी से मोदी जी नाराज हैं, अमित शाह नाराज हैं, इस वजह से इस बार 27 में अखिलेश बन जाएंगे। अब बीजेपी कुछ भी कहने को तैयार हो, ठीक है। जनता को किस तरीके से मतलब वो करना है, जनता को खुश करने के लिए वो कभी अखिलेश जी को, योगी जी को मित्र बना देंगे, कभी अपने आप को मित्र बना देंगे, तो इस पे जनता ज्यादा वो नहीं करने वाली है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी, विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है और समाधान क्या है इसका? देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर है तो शिक्षा, ठीक है। शिक्षा को बीजेपी सरकार में इस तरीके से निचोड़ कर रख दिया गया है कि गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। फीस महंगी कर दी गई है, ठीक है। कितने विद्यालयों को, सरकारी स्कूल में तो फीस वही है। अब सरकारी स्कूलों को बंद भी तो करवा दिया गया है, जहां आप गांव में भी। नहीं, आप लोगों का आंदोलन हुआ था उसके बाद तो खुल गया था ना। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, सबसे ज्यादा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, जबकि सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा को हम बढ़ावा दें, क्योंकि जब बढ़ावा देगी सरकार शिक्षा को, तो हम और आप जैसे जो हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, युवाएं हैं, सरकार से कल को आवाज उठाएगी ना, सरकार से सवाल पूछने का काम करेगी। सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवार के दबे कुचले के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई करें। तो शिक्षा को बहुत नीचे स्तर तक गिरा दिया गया है बीजेपी सरकार में। दूसरी महंगाई और बेरोजगारी पर क्या प्रतिक्रिया है? दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर है। गांव की महिलाओं को मैं जब देखती हूँ तो मुझे भी बड़ा कष्ट होता है। मैं खुद अपने घर में मैं भी खाना बनाती हूँ, देखती हूँ तेल का दाम बाप रे 7वें आसमान पर। मतलब जिसके घर में नौकरी नहीं है वो किस तरीके से अपना घर चला रहा है वो सरकार को नहीं पता है। सरकार को तो ये सब अच्छा लग रहा है, सरकार इस सब चीजों पर वो थोड़ी नहीं बात करेगी। तो बेरोजगारी पे तो सरकार बोलती है कि हम सबको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए लोन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि भाई लो अपना खुद का व्यापार करो, क्यों नौकरी करनी है? सरकार सिर्फ अपने लोगों को नौकरी दे रही है, अपने लोगों को जेब भरने का काम कर रही है, बाकी जनता जाए भाड़ में। ओके। अच्छा, हमने देखा आजकल पेपर लीक पे बड़ा आंदोलन हो रहा है। देखो, एक नई पार्टी है जो दिल्ली जंतर मंतर, मतलब जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का काम था वो दूसरी पार्टी आके यहाँ लखनऊ में करके चली गई, और समाजवादी पार्टी इस पे कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोलते दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर समाजवादी पार्टी कहाँ पेपर लीक जैसे मुद्दे पर विरोध करती नजर आती है? देखिए, धरातल पर आप कहाँ कर रहे हैं, हर जनपदों में विरोध किया गया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। एक दिवसीय नहीं, हम लोगों ने भी किया, अपने बलिया जनपद में किया है, इलाहाबाद में भी हुआ है, हर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में। हाँ, मैंने देखा आपके आंदोलनों को देखा, पर एक दिन का आंदोलन हुआ है। लेकिन देखिए, वो एक पार्टी आई है नई आजकल, कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए दिल्ली जंतर मंतर पे बैठा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं सिर्फ पेपर लीक पे। आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते इस तरह से? देखिए, आंदोलन मैं बता तो रही हूँ कि हर जनपदों में आंदोलन हुआ है, पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया है, हमारे नेतृत्व ने भी जो आदेश दिया उस आदेश पे हम लोगों ने पालन किया और विरोध भी किया। अच्छा, चलो रमा, अगर आपकी सरकार आती जी तो इस पेपर लीक जैसे चीजों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी या उठाना चाहिए? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो इसका
बहुत कठोर मतलब कानून व्यवस्था किया जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट होने के नाते, छात्र नेता रही हो, जी जी। स्टूडेंट होने के नाते, एक लीडर होने के नाते नहीं, क्या सोचते हो जिसने पेपर लीक करा के तुम्हारे 5 साल बर्बाद कर दिए, तुम्हारे 2 साल बर्बाद कर दिए, जितना भी समय उस पढ़ाई के लिए किया है, तो क्या सजा खुद देना चाहती है? देखिए, ऐसे लोगों को, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोगों का, अगर कोई पेपर लीक करवा रहा है तो ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करवा लेनी चाहिए, ठीक है। और जो भी उसका कानून अगर उसको सजा दे रही है, बहुत कठोर सजा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में फिर दोबारा ये घटनाएं ना होने पाए। देखिए, कहा जाता है कि चाहे जो भी सरकारें आए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना लाजमी है, और कहीं ना कहीं हर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। क्या लगता है कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लगे थे, फुहारे के आरोप लगे, दुनिया भर के घोटाले के आरोप लगे, और JPNIC बन रहा था उसमें घोटाले के आरोप लगे, तो क्या लगता है इस सरकार में किस तरह के घोटाले आप देख पा रही हो? देखिए, इस सरकार में हर जगह आप देखिए कि अब जैसे मान लीजिए राम मंदिर की मुद्दा लिया जाए जी। राम मंदिर में किस तरीके से मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया गया, मतलब कि राम के नाम पर ही मतलब वो लोग इतना बड़ा घोटाले कर रहे हैं, चंदा चुरा लिए, मतलब ये क्या है? भगवान से भी नहीं डरते हैं ये लोग, भगवान श्री राम से नहीं इनको डर है। अच्छा, चलिए, ये तो मंदिर का घोटाला, सरकार का क्या घोटाला रमा देख पा रही हो? देखिए, सरकार में अभी आप कहीं मतलब जैसे मान लीजिए कि जी, जो पेपर लीक करवा रहा है, ठीक है, पेपर लीक में इतनी मतलब जैसे स्टूडेंट जो हैं अपने जो पसीने की कमाई है अपने माता पिता देते हैं, ठीक है, वो अगर बच्चा, हाँ, जो फीस वगैरह होता है, तो ये बताइए इसमें भी तो सबसे बड़ा घोटाला है ना। ये कहाँ जा रहा है? मतलब सरकार को इस चीज पर मतलब जरा सा भी मतलब वो नहीं है, सोच नहीं है कि अगर हम इतना बड़ा बहुत ऐसे तमाम चीजें मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या मतलब सरकार बदलने से ही समस्या का हल हो जाएगा रमा? लगता है कि बस सरकार बदल गई, भ्रष्टाचार खत्म? देखिए, जब सरकार बदलती है तो बहुत चीज मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है। जब सरकार बदलेगी तो उसका भी परिवर्तन आएगा। अच्छा, ये भी कहते सुना है मैंने कि जो सरकार आती है वो अपने लोगों को थाने पे, प्रशासन पे या उस अवधि पर बैठा देती है जहां से उसको 50 काम लेने हैं, तो ऐसा सरकार में देखती हूँ? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, हर बिरादरी के लोग थे। ज्यादातर तो सब विपक्ष, सत्ता पक्ष का था, ज्यादातर यादव ही थे। बीजेपी नहीं, ये तो सिर्फ बदनाम किया गया। आज बीजेपी की सरकार में देखिए हर थानों पे ठाकुरों की मतलब फौज है, हर थानों पर देखिए। तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ सुनवाई नहीं है। OBC ST के लोग अभी जाते हैं तो उनकी कहाँ सुनवाई होती है? दबंगई है, हर जगह दबंगई है। हमारे ही समाज के मैं बता रही हूँ कि कई ऐसे मतलब पुलिसकर्मी हैं, बिना गलती के लाइन हाजिर कर दिया गया है उन्हें। क्यों? बस इस मुद्दे पर कि तुम यादव हो, सपाई हो। कहाँ भी एक शुक्ला जी थे, सिपाही थे लखनऊ पुलिस रिजर्व लाइन में, उन्होंने तो मुद्दा उठाया, उनको सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया। बस ये है कि सवाल अगर आप सच्चाई के साथ दोगे, आप सरकार से, आप सत्ता से सवाल पूछोगे तो आपको या तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, तो रमा लगता है नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो रमा लगता है बिना सबूत के ऐसे सवाल उठाने चाहिए? बिना सबूत क्या, उनके पास सबूत है, उनके साथ वो घटनाएं घटी हैं, तो इसलिए देखिए, कहते हैं ना, जो प्रताड़ित किया जाता है, जो प्रताड़ित होता है वही जानता है उसका दर्द। शुक्ला जी अगर प्रताड़ित हुए हैं, जो भी घटनाएं उनके साथ हुई है वो समाज में आकर कह रहे हैं, वो प्रशासन और योगी जी से कहना चाह रहे थे, योगी जी उनकी बात को नहीं सुने, उल्टा ही उनके अधिकारियों के दबाव से उनको बर्खास्त कर दिया गया। ओके, देखिए, उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। कहा जाता है भूमाफिया या माफिया या चाहे जितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। समाजवादी पार्टी में ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बाहुबलियों की जो लोग थे उनका संरक्षण था, उन्हें टिकट दे दिया जाता था, उनके पार्टी में अलग भूमिका रहती थी। आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बाहुबलियों पर, बड़े बड़े माफियाओं पर। देखा आपने कि बुलडोजर चलाकर उनके जगहों को ध्वस्त कर दिया गया, नस्तनाबूत उन्हें करने का काम किया गया। इस काम को कैसे देख रही हो रमा? देखिए, बीजेपी की सरकार में जो बुलडोजर है ना, वो सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों को मकान उजाड़ने के लिए है, अमीरों पे नहीं चलता। नहीं, अमीरों पे। अच्छा, ये बताइए,
कितने बीजेपी के जो जितने भी बलात्कारी है जो आज इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, आप उनकी पूरा कुंडली खंगाल कर देखिए, बलात्कारी है, कोई हत्या किया हुआ है, कोई मर्डर किया हुआ है। तो रमा नाम बताइए ना, कौन लोग हैं? हम नाम छोड़िए, नाम मत पूछिए, जनता को पता है, इशारा ही काफी है। अगर मैं बता रही हूँ तो जनता को पता है तो कि आपकी वो पार्टी में कौन कोई होंगे। मतलब आपकी पार्टी में इस तरह के लोग नहीं है क्या? नहीं, हमारे पार्टी में कौन है? हमारे नेता जो है ना वो हमेशा साफ छवि के हैं, और ना हमारे नेता ऐसे हैं और ना हमारे नेता ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं। ये सारे जितने भी गंदगी भरे हैं वो बीजेपी के लोगों में है। और जितना भी देखिए आज बीजेपी में मतलब एक ट्रेंड चल चुका है, गाली दे देना, किसी को भी गाली दे देना, किसी को कोई टोटी चोर बोल देना, मतलब ये संस्कार है बीजेपी के। तो आप बीजेपी के नेताओं को देखिए, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो मैं तभी समझूंगी कि वाकई बीजेपी का, योगी जी का बुलडोजर काम करता है अगर अमीरों पर गिरे, उनके नेताओं के घरों पर गिरे, तब माना जाएगा। मैंने हमेशा देखा है कि सिर्फ आप भी देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे, जनता भी सब देख रही है कि हमेशा बुलडोजर गरीबों की छत को उजाड़ने का काम करती है। योगी जी की जो बुलडोजर है वो हमेशा गरीबों की छत उजाड़ने का काम करती है। जो गरीब है, कहा योगी जी तो कहते हैं कि किसी भी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर न चले, अपने प्रशासनिक जितने विभाग हैं उन सबको हिदायत दे रखी है उन्होंने। योगी जी सिर्फ कहते हैं, जी। करते कुछ और हैं। बीजेपी में इतने बलात्कारी बैठे हुए, उनके घर पर गिरा देना बुलडोजर, तब तो माना जाएगा ना कि आपका बुलडोजर काम कर रहा है। वो तो वाकई कह रहे कि अब कानून के दायरे में काम कर रहे हैं ना। अरे सब उन्हीं का तो है, कानून भी उन्हीं के अंडर में काम कर रही है। मतलब बुलडोजर कार्रवाई को आप सही नहीं मानती हो, आप कह रही सिर्फ गरीबों पे चलता, अमीरों पे नहीं सिर्फ चलता। गरीबों पर आज तक आप देखिए ना, गरीबों पे ही तो चला है, किसी अमीर पे नहीं चला है। किसी अमीर पर नहीं हुआ। जो गलत होगा उसी पे तो चलेगा। जो निर्दोष है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है बीजेपी सरकार में। आपकी सरकार में एनकाउंटर नहीं होते थे? नहीं, हमारी सरकार में अगर हुआ तो बताइए ना, किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर अगर एनकाउंटर किया गया है समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आप बताइए। अब कहा जाता आज वर्तमान सुनिए, अभी वर्तमान सरकार में कौन है? बीजेपी की सरकार है ना। आप बीजेपी की आप वर्तमान परिस्थितियों पे आइए ना। जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सरकार में जो हो रहा है आप उसकी चर्चा करिए, जो हो गया उसको छोड़िए। जो देखिए, जो भी किसी की भी सरकार में अगर गलत हुआ है तो वो गलत है। वर्तमान में जो है बुलडोजर है, इनका बुलडोजर हमेशा गलत, मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीबों के छत को उजाड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, बीजेपी गरीब लोग मारे जा रहे हैं। रमा, बीजेपी ये कहती है कि सपा सरकार में महिलाएं जो है सड़क पे नहीं जा सकती थी, रात में निकल नहीं सकती थी, महिला सुरक्षित नहीं रहती थी, और आज अगर अगले चौराहे पर कोई कुछ गलत करके निकलता है तो पुलिस देखिए क्या हाल करती है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन डालता है, लंगड़ाते हुए अपराधी निकलता है, उसको अगले चौराहे पे पकड़ लिया जाता है, उसके पैर में गोली, मतलब हाफ इनकाउंटर करके कहीं ना कहीं उसको सबक सिखाया जाता है महिला सुरक्षा को लेके। देखिए, आप अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें बीजेपी सरकार में, तो सबसे पहले कि मैं खुद भुगतभोगी हूँ जिस तरीके से जेल में हमको। वो तो चलिए, आप समाजवादी पार्टी की थी इसलिए शायद आपके साथ ऐसा किया गया हो। पार्टी, एक महिला हूँ, सबसे पहले एक पार्टी की नेत्री होने के बाद सबसे पहले एक मैं लड़की हूँ, ठीक है। तो जब मेरे साथ अगर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो आम परिवार की लड़कियों, लेकिन आप विपक्ष की नेता भी तो थी। पहले मैं लड़की हूँ, मैं बताया कि पहले एक लड़की हूँ, लड़की होने के नाते अगर मैं पूछ रही हूँ, इसी राजधानी लखनऊ के धरती पर अमित शाह कहते हैं कि 12 बजे रात्र में बेटियां गहनों से लदे निकल सकती हैं। मैं तो देख रही हूँ कि लखनऊ ही राजधानी में, पूरे उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, जिस धरती पर उन्होंने कह कर मतलब वो किया, 3 साल की बेटियां, बताइए 3 साल की बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा है बीजेपी सरकार ने। तो ये भी तो कह रहे हैं कि ये विपक्षी करवाता है ये सब काम, मतलब अपराधियों की कहाँ कोई वो है, मतलब अपराध कैसे रोकेगा कोई? मतलब योगी जी सत्ता में बैठे हैं और आप बात, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको सजा भी तो तत्काल मिल जा रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है, गुंडे नहीं है, उत्तर प्रदेश से बाहर है, देश से बाहर है, चले गए हैं। लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो कौन कर रहा है? विपक्ष करवा रहा है क्या? मतलब कि कैसे, किस तरीके से अपने आप को योगी जी बचाना चाह रहे हैं। अच्छा रमा, इनकाउंटर नीति जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखती हो चलन में है, सरकार इनकाउंटर को अपराध नियंत्रण का प्रभावी तरीका बताती है, जबकि विपक्ष सवाल उठाता है कि आपका मतलब कि ये सही नहीं है, ये तरीका गलत है इनकाउंटर का,
आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए, एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन जो दोषी है, जो दुर्दांत अपराधी अपराधी है, हैं, हाँ, जो अपराधी है कि उसके भरत साथ, तिवारी जैसे लोगों को उड़ा दो। नहीं नहीं नहीं, जो अपराधी है आपके उसके बिहार में साथ, तो भरत तिवारी वाला कांड हुआ। मैं बता रही हूँ कि जो अपराधी है आप उसको साथ मतलब जो है, मैं गलत है, जो गलत करना चाहिए उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि आगे देखिए एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि अगर अपराधी है, वाकई में अपराधी है, अपराध किया है या बलात्कारी हो, तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको देखकर अगला व्यक्ति जो है अपराधी, अगर जो बनना चाह रहा है या बलात्कारी जो है, वो अगला काम ये न करने पाए। तो इसलिए एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन ये क्या, योगी की सरकार में मैंने देखा हमेशा निर्दोष को, अब देखिए जौनपुर की जो घटना है, कोई बिंद है, सौम्या बिंद बेचारी अपनी मतलब वो जो बहन है, अपने भाई के लिए न्याय मांगने का काम कर रही है, वो योगी दरबार में भी जाती है, बल्कि योगी जी उसी को कह दे रहे हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ, वो सौम्या बिंद खुद कह रही है कि मतलब योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। देखिए अभी रमा अग्निकांड हुआ था लखनऊ में, सुना था आपने? हाँ, कोचिंग सेंटर का जो, वो ये कह रहे थे कि सपा की जब सरकार थी तब से इन लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, इसी वजह से चल रहा था, अपने कामों, इस तरह की अवैध कोचिंगें तभी चल रही थी। देखिए बीजेपी का हम शुरू से यही काम है कि दूसरे के काम में आकर तुरंत फीता काट देना, ठीक है, तो जहां कुछ इनका बिगड़ना होता है वो तुरंत विपक्ष पर वो कर देते हैं। अपनी इन्होंने ये भी कहा कि देखिए विपक्ष ने इनको संरक्षण दिया था और हमें जैसे ही घटना पता चली, हमने जितनी कोचिंगें चल रही थी सब पे ताला लगवा दिया, सबके एनओसी वगैरह सब कुछ मंगवाना का काम कर रहे हैं। अभी लखनऊ में तमाम ऐसी कोचिंगें हैं जहां जर्जर हैं, जहां आज भी खतरा होने में मतलब वो है। मैं इस चीज का आपको दिखाऊंगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि इसका विरोध हम लोग जरूर करेंगे। आज भी बहुत से ऐसी कोचिंग है जहाँ आज भी मतलब डर है, लेकिन बीजेपी उस पर कोई एक्शन नहीं कर रही है। जहाँ चीज मतलब जहाँ लगता है कि कोचिंग ये वाकई जैसे पीडीए समाज का कोई मतलब शिक्षक हो चला रहा है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। अच्छा, लेकिन जिस चीज को मतलब बंद करवाना चाहिए उस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। हमने देखा कि आपके नेता अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सवाल उठने भी चाहिए, लाजमी है कि जब अपराध कहीं ना कहीं सरकार से नियंत्रण से बाहर हो जाए और रोजाना अपराध हो तो सवाल विपक्ष को उठाना, और शायद इसीलिए जनता आपको बैठाती भी है विपक्ष में। लेकिन कानून व्यवस्था को देखकर आज क्या लगता है कि कानून व्यवस्था सरकार और विपक्ष के दावे जो हैं वो कितने मेल खाते हैं? आपके अनुसार जो वास्तविक स्थिति है कानून व्यवस्था की वो क्या है? देखिए बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था भी बहुत दयनीय हो चुकी है, ठीक है। कानून व्यवस्था भी बीजेपी का जैसे मतलब बीजेपी ने एकदम गुलाम बना रखा है, जिधर भाजपा के लोग मोड़ेंगे उधर कानून मतलब मुड़ेगा। अपने कानून हाँ, के हिसाब से नहीं चल रहा है। नहीं, कानून के हिसाब से अगर कुछ चलता तो बहुत अच्छा मतलब कार्य होता, लेकिन कानून के हिसाब से कुछ चलने वाला नहीं है। कानून भी बीजेपी के हाथ में है। तो ये लगता है कानून व्यवस्था जो है बीजेपी अपने हाथ में लेके कठपुतली की तरह उसको नचाती है। हाँ जी। और आपकी सरकार में नहीं नाच रहे थे? देखिए हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस वालों को 100 का सेवा मिला था, 10-90 का सुविधाएं भी मिली थी। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो समाजवादी पार्टी का आप नीतियों को अब देखिए, लेकिन बीजेपी की सरकार में वही बस क्या है 100 डायल को बदलकर 112 कर दो। इसके अलावा उससे दिक्कतें भी हो रही लोगों को, क्या किया, और उससे दिक्कतें भी हो रही लोगों को, फोन नहीं मिला पाते। आज भी 100 नंबर कर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज भी 100 नंबर डायल करके महिलाएं बोलती हैं अरे 100 नंबर पे फोन करना है, 100 नंबर डायल करके फोन पुलिस को बुलाओ। मतलब 112 कोई नहीं कहता है, क्योंकि वो माइंड में बैठ चुका है। क्योंकि अखिलेश जी का जो काम था वो जनता के बीच में बैठ चुकी है, और उसी चीज को सिर्फ बदलने वाला काम किया है योगी जी ने। कानून व्यवस्था को क्या दिया है। अच्छा ठीक है, देखिए कहा जाता है कि हर सरकार की अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, तो रमा से हम ये जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां अगर जनता पूछे कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में क्या बड़े काम किए हैं, तो आप किन 5 उपलब्धियों को गिना पाएंगी? सबसे पहले कि आगरा एक्सप्रेस वे जी, महिला सुरक्षा के लिए 1090 जी, उसके बाद से फिर गर्भवती महिलाओं के लिए 108, उसके बाद से फिर कन्या विद्याधन, जो छात्राओं के हित में लैपटॉप, बहुत से ऐसे अभी हैं जो समाजवादी विधवा पेंशन मिलता था महिलाओं के लिए। और बीजेपी की सरकार में कोई गिनवाइए
एक दो तीन ही गिनवा दीजिए। हमारी समाजवादी पार्टी में तो कहते रहे वो पूरे प्रदेश में मेट्रो सिटी बना रहे हो। अरे मेट्रो सिटी सब दिया हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। तब आप कह रहे हैं कि हम ही लाए थे, हम ही ने सब किया है, उसका अरे क्रेडिट ले रही है ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये जनता खुद कर रही है, जनता भी देख रही है, दिख भी रहा है। लखनऊ में जो भी मेट्रो अगर मिला है, मेट्रो समाजवादी पार्टी के जो भी दिया है वो सब समाजवादी पार्टी की नीतियों पे बना है। अच्छा, भाजपा ये कहती है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ आलोचना करना जानता है, उसके पास कोई काम नहीं, सिर्फ आलोचना करना जानता है। क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई विकास का कोई स्पष्ट रोड मैप है? देखिए, विपक्ष का गहना है आलोचना करना, ठीक है। और विपक्ष सिर्फ आलोचना ही नहीं करता है। अगर वर्तमान सरकार में कोई अच्छा काम हो रहा है तो विपक्ष उसका सराहना जरूर करता है, लेकिन अगर बीजेपी या सरकार में जो सत्ता में जो गलत हो रहा है उसका विपक्ष विरोध जरूर करता है। अच्छा, मान लीजिए विपक्ष कहे ये लो यार 2 दिन चला के दिखाओ, क्या करना चाहते हो, तो क्या रोड मैप है, क्या तैयारी है कुछ कि इस तरह से प्रदेश को चलाएंगे? आपके सवाल फिर एक बार बताइए। मतलब अगर सत्ता पक्ष ये कहे कि क्या विकास का रोड मैप आपके पास है तो क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो पुराने, अगर आप देखेंगे पुराने जो दौर में हुए थे समाजवादी पार्टी में, तो सब कुछ समाजवादी, आज भी अगर चल रहा है तो सब कुछ समाजवादी पार्टी का ही दिया हुआ। बीजेपी सरकार में बुलडोजर के अलावा अगर कोई कुछ नया काम किया है योगी जी ने तो फिर हमको बताइए। आज लखनऊ में आप जो भी देख रहे हैं सब समाजवादी पार्टी की दी हुई है। मेट्रो से लेके जो भी मतलब जितने भी मतलब कार्य हुए हैं सब आप देखिए, लखनऊ में सिर्फ समाजवादी पार्टी का दिया हुआ आपको दिखेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे सब समाजवादी पार्टी का है। कहीं बीजेपी का दिखाइए, कहीं बीजेपी का कोई बताइए कुछ। अगर बीजेपी कानपुर से लखनऊ तक रिंग रोड बना रहे हैं एलिवेटर वाली, और इस तरह के तमाम सरकार में जो भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर पेपर लीक तो होता ही है, रोड भी लीक हो जा रहा है, इतनी घटनाएं हो जा रही हैं, ब्रिज भी बन रहा है तो कुछ महीनों बाद क्या तो वो टूट चुका है। अच्छा, अगर युवा मतदाता पहली बार वोट देने जा रहा है तो आखिर समाजवादी पार्टी क्यों चुने? देखिए, युवा सबसे पहले, मैं भी जब छात्र राजनीति से थी तो मैं समाजवादी पार्टी के विचारों से बड़ा प्रभावित थी। तो आज का जो युवा है समाजवादी पार्टी के विचारों से प्रभावित है। तो आज के युवा को देखिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। नहीं, आज के युवाओं को हिंदुत्व वाला भी चाहिए। वो कहते हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम यानी कि एक ही समुदाय की ओर विशेष ध्यान देती है, हिंदुओं पे नहीं देती है। ये भी तो कहते हैं, सत्ता पक्ष भी तो कहता है, और जनता भी कहती नजर आती है। ये सिर्फ बीजेपी के लोगों के अंदर है, हिंदू मुस्लिम करके समाज को लड़वाने का काम करना। ये जनता नहीं, ये युवा नहीं चाहते। सत्ता पक्ष ये भी कहता है कि सनातनी नहीं हो आप लोग, सनातन को नहीं मानते हो। अच्छा, ये बताइए, हम लोगों से वो ज्यादा भक्त हैं क्या भगवान का, जो खुद राम के नाम पर खुद तो मठ के वो रहे हैं ना? नहीं, खुद अरे मठ के हैं, खुद भगवान के नाम पर वो चोरी करवा रहे हैं योगी जी, और बने हैं सबसे बड़ा मतलब अपने आप को हिंदुत्व मानते हैं, और आए दिन हिंदू और मुसलमान करके झगड़ा लगवाते हैं, लड़ाई लगवाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि आपस में लड़ो, आपस में बैर रखो। हिंदुत्व कहता है कि सब मतलब सब धर्म समान है, सबको लेकर चलना चाहिए। योगी जी कहाँ सबको लेकर चलना है? योगी जी तो जातिवाद में बांट रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर भी अगर एक यादवों का तुल पकड़ लिया गया है। चाहे उनकी मंत्री देखिए ओपी राजभर, उनसे कहलवाया, खुद नहीं कह रहे हैं, कहलवाया जा रहा है। मोहरा बना दिया गया है ओपी राजभर को कि जाओ तुम सुबह सुबह से उठो और सोशल मीडिया पर यादवों को गाली दो। मतलब अच्छा, ये जब तक यादवों को गाली दे नहीं सकते तब तक इनकी राजनीति नहीं चमकेगी। अच्छा, ये पीडीए क्या है? जो पीडीए अभियान अखिलेश कहते हैं अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, और हमने ये भी सुना है कि सत्ता पक्ष कहता है कि इनकी पीडीए के जो मायने हैं वो हर जगह बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए देखिए, इस समय हम 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार पीडीए का समाज जरूर बनाएगा। और पीडीए क्या है? पीडीए समाज, देखिए पीडीए समाज जो है वो चाहता है कि इस समय मतलब बीजेपी की सरकार को किस तरीके से भगाना है। 27 में किसी तरीके से बीजेपी सरकार को हटाना है
और उस सरकार को पीडीए में चुनना है। किसको छोड़ दिया आप लोगों ने? देखिए पीडीए में छोड़ा सब है। किसको है? नहीं कौन छोड़ा कौन नहीं है? है पीडीए। देखिए पीडीए का तो मतलब कहते हैं जो पिछड़ा त्रस्त दलित है। अल्पसंख्यक यही बोलते हैं। देखिए पीडीए में जो खुद मतलब पीड़ित है, जो पीड़ित है, चाहे वो सवर्ण हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब है। मतलब इनके कास्ट में अगर आप देखिए बीजेपी सरकार में ब्राह्मण ठाकुर भी पीड़ित है, ब्राह्मण ठाकुर भी पीड़ित है जी। तो ब्राह्मण ठाकुर हमारी समाजवादी वही पार्टी तो- में हर बिरादरी के लोग हैं। वही तो वो सुनिए, मैं सत्ता बता पक्ष रही कहता हूँ है कि इनके पीडीए का हर बार मायने बदल जाता नहीं, है। सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, ये तो भाई जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी। समाजवादी पार्टी में हर बिरादरी के लोग हैं, हर बिरादरियों को टिकट दिया जा रहा है और अच्छा, वर्तमान में भी दिया जाएगा, 2027 में भी दिया जाएगा। अच्छा, इन दिनों रमा मैंने देखा था महिला आरक्षण 84% का कहीं ना कहीं वो बढ़ाने का काम, दायरा बढ़ाने का काम सरकार कर रही थी, तो सत्ता पक्ष ने उसका विरोध कर दिया था। अब समाजवादी पार्टी हर अपने 5 साल के चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देता है? देखिए समाजवादी पार्टी या हमेशा पिछली बार कितने प्रतिशत दिया था? समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं हित में काम किया है। समाजवादी पार्टी में हमेशा हर बिरादरी की महिलाओं को अच्छा, सम्मान कितनी मिला है। विधायकें हैं आपकी महिला? मैं बता रही हूँ आपको, जी। हर बिरादरी की महिलाओं को सम्मान मिलता है। उसमें ये नहीं कि मतलब कुछ चुने हुए बिरादरियों को सम्मान मिला जाए, जिस तरीके से बीजेपी करती है। बीजेपी कितने यादवों को टिकट दी है, आप ये भी तो देखिए, कितने पीड़ित समाज के महिलाओं का मतलब टिकट दिया है बीजेपी। कहाँ भी देखिए ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए। ये सब मैं बता रही हूँ समाजवादी पार्टी में। अभी 2027 में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी जो MY का मतलब नारा दिया है, उसमें महिलाएं भागीदारी ले रही हैं और आगे भी लेंगे। और 2027 में आदरणीय अखिलेश जी ने ये भी बोला है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम करेंगे वो। अच्छा, अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसी धार्मिक, सरकारी या सार्वजनिक संस्था में चंदे या सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप सामने अगर आते हैं तो आपकी सरकार दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? क्या बिना किसी राजनीतिक भेदभाव की कार्रवाई होगी? देखिए इसमें कोई राजनीति नहीं होगा। अगर जो गलत है उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता, क्या धार्मिक ट्रस्टों और सार्वजनिक चंदे के उपयोग में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कोई नई व्यवस्था या कानून की जरूरत है आज? एक बार फिर से बताइए। जैसे जिस तरह की घटनाएं हो रही चंदा चोरी को लेकर, आप लगातार सुन रहे होते हैं, और इस तरह के ट्रस्ट हैं, इस तरह के सार्वजनिक जो चंदे के उपयोग के लिए पारदर्शिता है, उसे लाने के लिए क्या किसी नए कानून व्यवस्था की जरूरत है या लाना चाहिए? देखिए इस चीज के लिए अगर कानून को मतलब मजबूती से अगर लाना होगा तो लाया जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इसके लिए कठोर कानून का भी व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, फेफना विधानसभा से मुझे लगता है तैयारी कर रही हो चुनाव लड़ने की, क्यों रमा? जी हाँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन ये हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि और टिकट हमारे मिलना है कि फेफना नहीं मिलना। विधानसभा की जनता तय करेगी। मतलब मन है चुनाव लड़ने का, कुछ बनने का मन है? देखिए मन तो हर किसी का होता है। अच्छा, अब ये हमारा नेता तय करेंगे। अगर MP MLA बनने का मन क्यों है, मतलब क्या वजह है, क्यों बनना चाहती हो? देखिए मुझे ये नहीं है कि मैं सिर्फ राजनीति में आई हूँ तो विधायक और सांसद बनने के लिए। मैं एक समाज सेवक हूँ और हमेशा समाज की सेवा करती रहूंगी। एक पद का जो मतलब अस्तित्व होता है तो जो है वर्तमान स्थितियों में कि अगर आपके पास पद है तो आप मजबूती से आप अपनी जनता की बात को सुन सकते हैं। सदन में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए तो अब हमारे फेफना विधानसभा की जनता और हमारा नेता तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो हम जरूर, लगता है इस बार सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। 2027 में ये हमारी जनता कह रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी और PDA की सरकार बनने वाली है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या अभियान चला रहे हो आप लोग? देखिए इसके लिए सबसे पहले PDA चौपाल हमने देखा कई जगह लगाया गया है। PDA चौपाल अभी कल परसों में आप लोगों का पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महंगाई और पेट्रोल, इन सबको लेकर। देखिए PDA की सरकार बनाने के लिए गली गली क्षेत्र में, अपने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेतागण PDA चौपाल लगा कर मतलब जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने का काम किया है। और
मुझे उम्मीद है कि 2027 में पीडीए की सरकार जरूर बनेगी। अच्छा, राजनीतिक का स्तर कैसे देखती हो? अच्छा हो गया है, गिर गया है, उठ गया है, क्या देखिए, राजनीति का स्तर, अगर मेरा मानना है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है। जब पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो फिर राजनीति का स्तर तो गिरेगा ही, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में बीजेपी के लोगों ने किया है। तो मेरा मानना है कि राजनीति में एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक पढ़े लिखे नेता का होना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल हमने देखा पलटू राम जैसे नेता जो होते हैं, कभी इस पार्टी में है, कभी उस पार्टी में है, ये तो उनकी बड़ी लोकप्रियता है, उनको बड़ा पसंद करते हैं लोग। नहीं, देखिए, ये सब बीजेपी के लोगों के मतलब है ना, बीजेपी में ही ऐसा है। पलटू वाला काम बीजेपी के लोगों ने ही मतलब शुरू किया। और मेरा ये मानना है कि सरकार मतलब राजनीति में शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा होना चाहिए। शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हाँ, अभी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए, अभी बहुत नहीं जरूरी है। नहीं, हमारा नेता ही सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात करूंगी। वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो हमारा नेता खुद पढ़ा लिखा है। तो अच्छा, कोई अपील करना चाहोगे अपनी पार्टी के लिए या अपने विधानसभा की जनता के लिए? कोई अपील करना चाहोगी? मैं अपने फेफना विधानसभा की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यही अपील करती हूँ कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आज के युवा युवती जो राजनीति कर रहे हैं, जिस उम्र में आप राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज कहना चाहोगी? कुछ कहना चाहोगी? मैं बताना चाहोगी कि सियासत में कितना अच्छाई है, कितनी कमियां है, कितनी खराबी है? देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने वोट का, अपने मत का जो उपयोग है वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आज के दौर में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अच्छे अस्पतालों का होना बहुत ज़रूरी है। मंदिर और मस्जिद का क्या करना है? मंदिर मस्जिद में कोई अगर बीमार होता है तो मतलब वहाँ तो ले नहीं जाया जाएगा। तो मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप उन्हें वोट करिए जो आपके हित में काम कर रहा है या आपके हित में कार्य करने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल और मैं लेना चाह रहा हूँ रमा, अगर आपकी सरकार में कोई बड़ी घटना हो जाए तो वहाँ जो लोग घायल होंगे उन्हें उपचार के लिए कहाँ भर्ती कराओगे? देखिए, हमारे एम्स में कराओगे, अपोलो में कराओगे, मेदांता में कराओगे? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हैं। अच्छा, योगी जी के सरकार में आप देखिए कहीं हॉस्पिटल अगर बनवाया है योगी जी ने तो बताइए। आज योगी जी भी अगर बीमार पड़े, अस्वस्थ हो जाए तो कहाँ जाएंगे? मेदांता में जाएंगे। उनके जो चेले चपाटी बीमार पड़ते हैं, ओपी राजभर ही अभी विगत दिनों तबीयत खराब हुआ था तो मेदांता में थे। मतलब उनके सारे नेता जो हैं, विधायक मंत्री, वो हमारे आकर मेदांता में एडमिट होते हैं। तो ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हॉस्पिटल का जो काम किया है कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ तो बीजेपी के लोग भी ले रहे हैं। मतलब जनता को जैसे कोई घटना हो जाए तो सरकारी अस्पताल में ले जाएगी आपकी सरकार, कि उससे प्राइवेट में ले जाएगी? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले हॉस्पिटलों का काम किया जाएगा। अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है? नहीं, अभी है मेडिकल। अच्छा, योगी जी ने बोला मेडिकल। मैं बलिया जनपद की मैं रहने वाली हूँ, तो मैं बलिया की बात बता रही हूँ। जब भी योगी जी आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बलिया वालों से बड़ा डर लगता है, ठीक है। और उसके बाद से जब भी आते हैं बलिया में तो डरते डरते बोलते हैं मेडिकल कॉलेज दूंगा, मेडिकल हॉस्पिटल दूंगा। मुझे नहीं लगता वो आज तक बलिया वाले इंतजार कर रहे हैं। ना मेडिकल कॉलेज मिला, ना मेडिकल हॉस्पिटल, ना कोई हॉस्पिटल मिला। इलाज कराना होता है बलिया वालों को तो कहाँ जाते हैं? मऊ भागते हैं, बनारस भागते हैं। ये स्थिति है वहां पर। मतलब बीजेपी के यही सांसद विधायक मंत्री बने हुए हैं, वो सिर्फ मिनी मुंबई बनाने का काम करते हैं। सिर्फ मुंह से कहते हैं मिनी मुंबई को बलिया बनाऊंगा, लेकिन सच में अगर आप धरातल पर जाकर देखिए तो बलिया की स्थिति इतना खराब कर दिए हैं ये बीजेपी के लोगों ने कि सबसे पहली बात कि आए दिन जो घटनाएं होती हैं, रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं कर दी जा रही हैं, तो ये सिर्फ बीजेपी जितना फेंकती है उतना करती नहीं है। चलिए रमा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री रमा यादव, जिनका कहना है कहीं ना कहीं युवा है और उसके साथ साथ सियासत कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि
किस किस तरह के संघर्षों के बाद आज उन्हें राजनीति में ये सफर तय करने का मौका मिला और कहीं ना कहीं ये मुकाम मिला। उत्तर प्रदेश के बलिया फेफना विधानसभा से सियासत कर रही हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा है। रमा का कहना है कि आज की मौजूदा सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, इसलिए कि इन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए उन्हें काला झंडा जब दिखाया तो उनके सिक्योरिटी ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, मारा। उसके बाद इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब ये छूट कर आई तो नेताजी मुलायम सिंह से इनकी बातचीत हुई और कहीं ना कहीं वो मौका था इनकी सियासत में एक चढ़ाव का हम कह सकते हैं कि इस दौरान सियासत की एक नई शुरुआत हुई जब इनकी मुलाकात नेताजी मुलायम सिंह से हुई। लेकिन आज राजनीति का स्तर क्या है? आज मंचों पर जिस तरह से जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लगता है कि राजनीति का स्तर है। अगर इस तरह की राजनीति तो शायद युवाओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर बदलेगा, उसमें सुधार और बदलाव होगा। ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हाँ, 24 घंटे में कार्रवाई भी देखने को मिल जाती है। महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता आखिर इसका जवाब क्यों नहीं देती है? पेपर लीक हो रहा है, तमाम युवा युवती सड़कों पर हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं देश की राजधानी में है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम आंदोलन है। लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है, लेकिन अभी तक नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफे की बात नहीं की जा रही है। अब देखने की बात यह होगी कि आने वाले 27 के चुनाव में आखिर किस तरह का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा। अब फिर मिलेंगे अपने पॉडकास्ट में किसी खास मेहमान के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल पूछने आप पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे इस पॉडकास्ट का सेगमेंट कैसे लगा जरूर बताएं। नमस्कार।